जय हिंद दोस्तों। पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 11 यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए हम लोग कर रहे थे। आज हमारा 9th चैप्टर है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। संविधान दिवस आपने देखा कल ही था 26 तारीख को, और हम आज संविधान एक जीवंत दस्तावेज पढ़ रहे हैं। संविधान के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 9 संविधान एक जीवंत दस्तावेज। अगर आप नए हैं तो विजिट करिए चैनल पर, आपके मतलब की बहुत सी चीजें चल रही हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पीवाईक्यू वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस अध्याय में हम पिछले 69 वर्षों के दौरान संविधान के क्रियान्वयन, भारत की शासन प्रणाली में उसकी भूमिका पर विचार करेंगे। यानी कि 1947 के बाद अब तक हम देखेंगे कि क्या क्या कहानी घटित हुई, कैसे संविधान लाभदायक हुआ, क्या संविधान में संशोधन हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं, सब कुछ। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बातें जानोगे। क्या जानोगे? भारतीय संविधान को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है क्या? एक डिबेट चलती है, बदल दिया जाए क्या? तो वह भी इसका अगला रूप कहा जाएगा। संशोधन का मतलब कुछ चीजें चेंज करो, बदल दिया जाए का मतलब पूरा चेंज कर दो। तो संशोधित तो किया जा सकता है, लेकिन कितना, ये भी देखेंगे। संविधान में कई संशोधन किए जा चुके हैं, वह भी देखेंगे, परंतु इसका मूल स्वरूप नहीं बदला है। मूल स्वरूप क्या है, वह भी अभी इस चैप्टर में देखेंगे। संविधान की रक्षा कौन करता है, उसकी व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका करती है। यह संविधान ऐसा दस्तावेज है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आते गए हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि संशोधन हो सकता है। संशोधन का मतलब समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार चीजें बदल रही हैं तो परिवर्तन तो अनिवार्य हो ही जाता है। पहला तो यही है, क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं? तो संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं और भारत का संविधान अपरिवर्तनीय नहीं है, दोनों में डिफरेंसेस है। परिस्थितिगत बदलाव, सामाजिक परिवर्तनों और कई बार राजनीतिक उठापटक के चलते विभिन्न राष्ट्रों ने अपने संविधान को दोबारा तैयार किया है। तो आप तो एक तर्क ये भी दे सकते हो कि बदल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिस्थितिगत बदलाव, सामाजिक परिवर्तनों, कई बार राजनीतिक उठापटक के चलते विभिन्न राष्ट्रों ने अपने संविधान को दोबारा तैयार किया है। बात करें तो सोवियत संघ में 74 वर्षों के दौरान 1918 में, 24 में, 36 में, 77 में संविधान 4 बार बदला गया। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए संविधान बदल देना चाहिए, पक्ष और विपक्ष में, समर्थन और विरोध में, क्या आलोचनात्मक विश्लेषण करो, तो आपको ये एग्जाम्पल काम आएंगे। 1991 में वहां कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो गया, जल्दी ही सोवियत गणराज्य में बिखर गया। आपने देखा यूक्रेन वगैरह जो अलग हुए वह सोवियत संघ के हिस्से हुए करते थे, इसीलिए रूसिया उन पर प्रेशर डालता है कि भाई तुम मेरे ही हुआ करते थे, कभी अब तुम नाटो में जा रहे हो या हमसे विरोधी खेमे में जा रहे हो, गलत बात है, आप स्वतंत्र रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीजें चलती हैं, जो भी सच्चाई है आप जानते हैं। इस राजनीतिक भूचाल के बाद वहां रूसी गणराज्यों को नए सिरे से गठन किया गया और 1993 में एक नया संविधान फिर से अंगीकार किया गया। समझ गए? तो रूस का एग्जाम्पल, सोवियत संघ का एग्जाम्पल आपके सामने हो गया एक, क्योंकि एग्जाम्पल मेंस में लिखने होते हैं। अब जरा भारत की ओर नजर दौड़ाएं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। हम लोग पहले ही पढ़ के आए हैं, अधिनियमित, आत्मार्पित, अंगीकृत। लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। अब ये 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ, इसके लिए फाउंडेशन कोर्स की एक इंडियन पॉलिटी की विस्तार से क्लास चल रही है, उसमें 7-8 क्लास हो चुकी हैं, आप जाकर के देखिए, वहां मैंने विस्तार से बताया हुआ है कि ये 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ। प्रस्तावना का चैप्टर है उसमें ऑलरेडी। इसके बाद हम वही करेंगे, इसमें बस आज का चैप्टर, कल का चैप्टर 2 बचे हैं, फिर हम फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किए, वही चालू होगा। तब से लेकर आज तक 69 वर्ष बीत चुके हैं, अब तो ज्यादा हो गई, ये लिखी पहले गई होगी। यह संविधान लगातार काम कर रहा है, हमारे देश की सरकार इसी संविधान के अनुसार काम करती है। सरकार हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका, विधायिका, सभी कुछ। तो क्या हम यह माने कि हमारा संविधान इतना अच्छा है कि इसमें किसी बदलाव की जरूरत ही नहीं है, कि हमारा इतना अच्छा संविधान है, नहीं बदला जाएगा कभी है, या समय समय पर बदलता रहा है? तो बदलता रहा है, बदला जाएगा ही, क्योंकि परिस्थितिगत चीजें बदल रही हैं। आप जो 20 साल पहले आपके घर में होता था वह आज नहीं होता था, कुछ चीजें चेंज हो गई होंगी। हो सकता है 20 साल पहले मोबाइल नहीं था, आज है, टीवी नहीं होगी, आज है, कार नहीं होगी, आज है, बाइक नहीं होगी, आज है। तो जब समय बदलता है तो चीजें बदलती हैं। तो किताबें, ये जो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ये 20 साल पहले भी क्या यही लिखा था इसमें? नहीं लिखा होगा, चेंजेस हुए होंगे कुछ।
कलर में चेंज हुआ होगा, हो सकता है लिखने वाले में चेंज हुआ हो, तो चीज़ें बदलती हैं, लेकिन कितनी बदलनी है ये महत्वपूर्ण है। 20 साल पहले भी आप भोजन करते थे घर में, आज भी आपके घर में भोजन बनता है। 20 साल पहले भी आप दाल-चावल खाते थे, आज भी आप दाल तो कितनी चीज़ें बदलनी है, क्या बदलना है, सब कुछ एकदम नहीं बदल जाएगा। जो कहते हैं ना संविधान बदल जाएगा, संविधान नहीं बदलेगा, क्योंकि अधिकतर चीज़ें वही रखनी है, कुछ चीज़ें बदलनी है, बात तो संशोधित होता ही रहता है। क्या हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने समय के बदलाव, घटनाओं का अंदाज़ा पहले ही लगा लिया था? ये सब प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे। एक अर्थ में ये दोनों ही बातें ठीक हैं। यह बात सही है कि हमें एक मजबूत संविधान विरासत में मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बढ़िया संविधान मिला है, इतना बढ़िया से सब कुछ लिखा है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, स्थानीय सरकार के बारे में बात को लिखा गया, सब कुछ बढ़िया से है। इस संविधान की बनावट हमारे देश की परिस्थितियों के बेहद अनुकूल है। और मज़े की बात ये है कि इतनी विविधता होने के बावजूद इतना बढ़िया संविधान लिखा है। इसके साथ यह बात भी सही है कि हमारे संविधान निर्माता अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्होंने भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान उसी समय कर लिया था, लेकिन कोई भी संविधान सदा सर्वदा के लिए ठीक नहीं हो सकता। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता जिसे बदलने की आवश्यकता ना पड़े। मैंने यही बताया और 100% ये क्वेश्चन मेंस में या इंटरव्यू में आपके सामने प्रकट हो सकता है। कुछ लोग एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते पॉलिटी, पॉलिटी तो एनसीईआरटी अवश्य पढ़ो दोस्त और 11th की तो अवश्य पढ़ो। यही समस्या चल रही है वर्तमान में। कई भी लोग वीडियो बना दिए कल, रिवर्स संविधान बदल देना चाहिए पर। मतलब क्वेश्चन मार्क लगा के इसे आप देखो उसे और बाद को वो यही निष्कर्ष निकालेंगे कि संविधान नहीं बदलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैसा ही आपको कहना पड़ेगा कई बार। अगर आपने कह दिया संविधान बदल दो, तो आपको किसी और खेमे में बिठा दिया जाएगा लोगों के द्वारा कि नहीं-नहीं ये तो उस खेमे के हैं, संविधान बदलने चले हैं ये। समझ ही रहे आप? तो आप यहाँ देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, चीज़ें लिखी हुई हैं। पूरा संविधान नहीं बदल सकता। जैसे मैंने बताया आप खाना पहले भी खाते थे, आज भी खाते हैं। पूरा थोड़ी बदल जाता है जी। और संविधान संशोधन तो मतलब संविधान में ही लिखा है कि संशोधन होता रहना चाहिए, हो भी रहा है, 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। किसी भी सरकार में देखो, कांग्रेस की, भाजपा की या अन्य कोई सरकार बनी हो, संशोधन सबके सरकार में हुआ। संशोधन किस तरह हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। अगर संशोधन संविधान के तरीके से हो रहा है, तब तो ठीक है। अगर संविधान के तरीके से नहीं हो रहा, तो सर्वोच्च न्यायालय अपने आप उसको असंवैधानिक कर देगी। जैसे कि एनजेएसी के मामले में हम लोगों ने 2015 में देखा। इसी प्रकार फ्रांस ने भी 200 वर्षों के दौरान कई संविधान अपनाए। यहाँ देखो फ्रांस और रूस आपको 2 एग्जाम्पल मिलेगा मेंस में लिखने के लिए, या इंटरव्यू में बताने के लिए। नेपोलियन के शासनकाल में वहाँ संविधान को लेकर लगातार प्रयोग चलते रहे। क्रांति के बाद 1793 में वहाँ एक नया संविधान तैयार किया गया। 1793 फ्रेंच रिवॉल्यूशन 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक चैप्टर नंबर पहला। आप लोग 9th क्लास की हिस्ट्री और 10th क्लास की हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पढ़िए, जो मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से अवश्य आता है हाल फिलहाल में। प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र कहा जाता है। फिर 1848 में दूसरा संविधान लागू हुआ। उसी के साथ बना दूसरा फ्रांसीसी गणतंत्र। 1875 में तीसरा फ्रांसीसी गणतंत्र लागू हुआ। संविधान निर्माण के क्षेत्र में फ्रांस ने चौथा 1946 में अपनाया। 1998 में एक और संविधान के साथ पांचवें गणतंत्र की स्थापना की गई। अब देखो आपके पास रूस, फ्रांस दो एग्जाम्पल हो गए, इन्होंने बार-बार संविधान बदला। ये आप तब बताओगे जब संविधान बदलने के पक्ष में आपको बैठाया जाए। क्या आप समर्थन में दो ऐसे उदाहरण दीजिए कि हम संविधान को क्यों बदलें? आप तो कहते रहोगे ना संविधान नहीं बदलना, नहीं बदलना। वो कहेंगे ये बात ही नहीं है, बात ये है संविधान बदलना है मुझे, आप बताओ क्यों बदलें? तब आपको एग्जाम्पल ये कोट करके चीज़ें बतानी पड़ेंगी। हर प्रश्न के लिए आपको तैयार रहना है। आप इमोशनली नहीं बह सकते कि ऐसा थोड़ी पूछा जाएगा, वहाँ कुछ भी पूछ दिया जाएगा। अगर चर्चा में चीज़ें हैं और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तरीके से वह हम इम्पोर्टेंट हैं। जान पड़ता है संवैधानिक बदलाव राजनीतिक विकास क्रम का आपसी रिश्ता बड़ा गहरा है। हाँ, सही बात है, बड़ा गहरा है। तब एक ही संविधान आखिर हमारे यहाँ इतने दिनों से कैसे काम करता रह सकता है? इस प्रश्न का उत्तर तो यह है कि हमारे संविधान में इस बात को स्वीकार करके चला गया है कि समय की जरूरत को देखते हुए इसके अनुकूल संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। यही तो मैं बता रहा हूँ कि बदल तो रहा है, लेकिन कितना बदलना है।
दूसरी बात यह है कि संविधान के व्यवहारिक कामकाज में इस बात की पर्याप्त गुंजाइश रहती है कि किसी संवैधानिक बात की एक से ज्यादा व्याख्याएं हो सकें। कहने का मतलब यह है हमारा संविधान लचीला है, कठोर भी है, लचीला भी है। कठोर, सब कुछ नहीं बदल सकते। लचीला, कुछ चीजें बदल सकते हो आराम से। अदालती फैसले, राजनीतिक व्यवहार, बर्ताव दोनों ने संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता, लचीलेपन का परिचय दिया है। इन्हीं वजहों से हमारा संविधान कानूनों की एक बंद और जड़ किताब ना बनकर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित हो सका है। ठीक है, क्योंकि रिजिड नहीं है। रिजिड होता तो अभी तक बदलने की नौबत आ जाती, क्योंकि चेंजेस नहीं कर सकते। थोड़े थोड़े चेंजेस कर सकते हो तो चल रहा है। समय के एक खास मोड़ पर अपने समाज के लिए संविधान तैयार कर रहे लोगों को आम चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह तो स्वाभाविक ही है कि उस खास वक्त में समाज जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसके समाधान के प्रयासों की झलक संविधान के प्रावधानों में दिखाई देगी। लेकिन संविधान को बनाते हुए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आगे आने वाले समय में वह सरकारों के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करे। इसलिए किसी भी संविधान को भविष्य में पैदा होने वाली चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने में भी सक्षम होना चाहिए। इस अर्थ में संविधान न केवल समकालीन परिस्थितियों और प्रश्नों से जुड़ा होता है, बल्कि उससे कई सारे तत्व स्थायी महत्व के होते हैं। लेकिन इसी के साथ संविधान कोई जड़ अपरिवर्तनीय दस्तावेज भी नहीं होता। ठीक है, संविधान की रचना मनुष्य ही करते हैं, इस नाते उसमें संशोधन, बदलाव, पुनर्विचार की गुंजाइश रहती है। संविधान समाज की इच्छाओं, आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। इस संबंध में हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए, संविधान समाज को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने का ढांचा भी होता है। संविधान एक ऐसा उपकरण है जिसे समाज खुद अपने लिए गढ़ता है। हम लोगों ने पढ़ा था संविधान वाले में, जब फाउंडेशन कोर्स मैंने कराया है उसमें जाकर देखिए प्रस्तावना वगैरह। मैंने बताया है आपको कि संविधान हम लोगों ने बनाया है, अपने लिए बनाया है। ठीक है? जनता ने, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण कौन कौन सोर्स है संविधान का? भारत के लोग हैं। भारत के लोगों ने इनडायरेक्ट रूप से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान को गढ़ा है। अमेरिका का संविधान 200 वर्ष पहले अस्तित्व में आया था, तब से लेकर आज तक उसमें केवल 27 संशोधन किए गए हैं। है ना दिलचस्प बात? तो अमेरिका भी आपके पास एग्जाम्पल है अलग तरीके से। एक तरफ रूस है, फ्रांस है, यहाँ इतनी बार बदल चुका है संविधान। एक तरफ आप हैं जो 70-75 वर्षों में 100 से ज़्यादा संशोधन कर चुके हैं। एक तरफ अमेरिका है जो 200 वर्ष में केवल 27 संशोधन किए बैठा है। तो आप देखो ना, कहीं बिल्कुल बदल गया, कहीं कुछ ज़्यादा बदले हैं, कहीं कुछ भी नहीं बदला। हर तरीके के देश में हर तरीके की चीज़ें हैं। जैसा देश, जैसी वहाँ के लोग, जैसी वहाँ की परिस्थिति, उसके अनुसार संशोधन हो रहे हैं। संविधान की यह दोहरी भूमिका संविधान की हैसियत को लेकर कुछ मुश्किल सवाल खड़े करती है। क्या संविधान इतना पवित्र दस्तावेज होता है कि उसमें कोई बदलाव किया ही नहीं जा सकता? क्या ऐसा है? दूसरी तरफ देखें तो यह पूछा जा सकता है कि क्या यह इतना आम अहम मसला है कि उसमें सामान्य कानून की तरह जब चाहें बदलाव किए जा सकते हैं? यानी यहाँ 2 क्वेश्चन उठाए गए हैं। एक, क्या इतना पवित्र दस्तावेज है कोई उसे बदल नहीं सकता या कोई संशोधन नहीं कर सकता? दूसरा बताया गया है क्या इतना आम है कि जब चाहो तब संशोधन कर दो? तो हम पढ़ेंगे इनके उत्तर। भारतीय संविधान के निर्माताओं को इस समस्या का आभास था कि ऐसा होगा, इसलिए उन्होंने संविधान में एक संतुलन पैदा करने की कोशिश की। आपको यही विचार मेंस और इंटरव्यू में रखने हैं कि संविधान के निर्माताओं को पता था कि ऐसा होगा, इसलिए उन्होंने संतुलन बना के रखा। उन्होंने संविधान को सामान्य कानून से ऊंचा दर्जा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे सम्मान की दृष्टि से देखें। और साथ ही संविधान बनाते समय उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि भविष्य में इस दस्तावेज में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के दौरान भी इस बात को लेकर सचेत थे कि किसी मुद्दे पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। वे जानते थे जब समाज किसी मत विशेष की ओर ज्यादा आकृष्ट होता है, संविधान के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाएगी। इसलिए संविधान बनाते समय दोनों बात का ध्यान रखा गया। इसे पवित्र दस्तावेज मानने के साथ साथ लचीला बनाया गया। उसमें समय की आवश्यकता के अनुरूप यथोचित बदलाव किए जाए। दूसरे शब्दों में हमारा संविधान
कोई जड़ और परिवर्तनीय दस्तावेज नहीं है। इसमें किसी स्थिति के बारे में अंतिम निर्णय देने से बचा गया है या कोई अपरिवर्तनीय चीज नहीं है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा। ये प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स में आएगा तो यही आएगा ना कि संविधान तीन चार स्टेटमेंट होंगे, उसमें एक स्टेटमेंट होगा संविधान अपरिवर्तनीय है। ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है शायद, उसमें ये भी पूछा जाता है मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय है। पीवाईक्यू हमने कराए हैं, आप लोगों ने करा होगा, ये क्वेश्चन आ चुका है स्टेटमेंट में। तो क्वेश्चन पूछा जाए संविधान परिवर्तनीय है, यस, लेकिन कितना, ये सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसलों में बताया है कि मूल ढांचे का जो परिवर्तन है वह नहीं किया जा सकता, बाकी आप कर सकते हो। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, यस, लेकिन वह मौलिक अधिकार परिवर्तनीय नहीं है जो मूल ढांचे के अंतर्गत आएंगे। सब कुछ बदला जा सकता है, सिर्फ मौलिक ढांचा नहीं। मौलिक ढांचा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है, समय समय पर बताता भी रहेगा। समझ रहे हैं आप? और संशोधन भी ऐसा नहीं कि संशोधन सिर्फ लिखा है, संशोधन भी 3 तरीके से, एक साधारण बहुमत से, एक जिसमें विशेष बहुमत है लेकिन राज्यों को शामिल नहीं किया जाता, एक विशेष बहुमत प्लस राज्यों को भी शामिल किया जाता है। तो सिर्फ संशोधन नहीं है, संशोधन 3 तरीके से बताया गया है कि कठोर, लचीला और कतई लचीला। समझ रहे हैं आप? ये पढ़ते रहिए तो आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है, मैंने बताया 3 तरीके से। एक तो अनुच्छेद 368, संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है, पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल या हटा सकती है। ध्यान रखना, 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है। इंपॉर्टेंट हो गया ये आर्टिकल, क्यों? क्योंकि चर्चा में है। हम पहले ही कह चुके हैं, हमारे संविधान निर्माता संविधान को एक संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्षधर थे। संविधान को इतना लचीला होना ही चाहिए कि उसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव किए जा सके, लेकिन साथ ही इसे अनावश्यक अक्सर होने वाले बदलाव से बचाया जाना चाहिए। मतलब रोज ही बदलाव ना करते रहो, जब मन हुआ उठ के। अब देखो ना, इतने वर्षों में हम लोगों ने अभी 200 संविधान संशोधन भी नहीं किए, 150 संशोधन भी नहीं किए। इसका मतलब है कि आसान बात नहीं होगी संशोधन करना। दूसरे शब्दों में संविधान निर्माता संविधान को एक ही साथ लचीला भी बनाना चाहते थे और कठोर भी बनाना चाहते थे। तो मैंने बोला 3 तरीके से संविधान संशोधन हो सकता है। लचीले का मतलब है परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि, कठोर का अर्थ है परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया। लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके। संविधान संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है, उसे कठोर कहते हैं। हमारे यहाँ दोनों तत्व मौजूद हैं। संविधान निर्माता जानते थे कि संविधान में त्रुटियां हो सकती हैं। वे समझते थे संविधान पूरी तरह दोष मुक्त नहीं हो सकता है। वे संविधान को एक ऐसा रूप देना चाहते थे कि त्रुटि सामने आने पर इसका निवारण आसानी से किया जा सके। इस संविधान के कुछ प्रावधानों का स्वरूप अस्थायी था, तो मैंने बोला कुछ का स्वरूप अस्थायी, ये नहीं बदला जा सकता। इनके बारे में यह राय अपनाई गई थी कि नई संसद का गठन होने पर बाद में इन प्रावधानों को हटा लिया जाएगा। हमारा संविधान एक संघीय राज्य व्यवस्था बनाने के पक्ष में था। संघीय हम लोग ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं, संघवाद। इसलिए उसमें ऐसे प्रावधान किए गए थे कि राज्यों की शक्तियों को उनकी सहमति के बिना नहीं हटाया जा सकता। मैंने बोला ना कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें राज्यों की बात भी आती है, राज्यों को भी मत देना पड़ता है। इसके कुछ पक्ष इतने केंद्रीय महत्व के थे कि संविधान निर्माता उन्हें संशोधन के दायरे से बाहर रखना चाहते थे, केंद्र जब चाहे तब। इन प्रावधानों की संशोधन प्रक्रिया को कठोर बनाना आवश्यक था। यही वजह है कि संविधान में संशोधन करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने पड़े। मैंने बता दिया, अभी इसको फिर से पढ़ेंगे। इधर देखो क्या लिखा है। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि कोई संविधान लचीला या कठोर कैसे होता है। क्या संविधान की कठोरता, लचीलापन उस काल की राजनीति से तय नहीं होता? कठोर और लचीला का मतलब है, लचीला मतलब जैसे पेज आपका है कॉपी का, वो लचीला है, वो आप फाड़ फूड़ के फेंक दोगे। और कठोर मतलब जो आपकी टेबल है, जो आपकी दीवार है, इतनी कठोर है कि आप उसको हिला भी नहीं पाओगे। तो यही तो है कठोर और लचीला। और संविधान में लचीला का मतलब है आप आसानी से संशोधन कर सको उसका।
कठोर का मतलब है ना कर सको। तो मैंने पहले ही बताया इसमें 3 तरीके से। संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो सामान्य बहुमत के आधार पर भी हो जाएगा, ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ ऐसे हैं जिसमें दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित हुआ जाए, ठीक है? देखो पहले तो मैं बता दूँ ये 2 जो हैं वो 368 के अंतर्गत आते हैं, आपको दिख भी रहा होगा। 368 यहाँ भी लिखा है, 368 यहाँ भी लिखा है। यहाँ पे 368 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसमें क्या है विशेष बहुमत और इसमें क्या है सामान्य बहुमत। पहला तो यही हो गया। अब तीसरा क्या है? इसमें विशेष बहुमत भी है प्लस राज्य भी हैं। कौन कितने राज्य? अगर मान लो अपने यहाँ 100 राज्य हैं, तो 50 राज्य इसके समर्थन में होने चाहिए। देखो साफ-साफ लिखा है, कुल राज्यों की आधी विधायिकाएँ कुल राज्य की आधी विधायिकाएँ। अगर 100 राज्य हैं, 100 जगह विधायिका है, 50 विधायिका आपके साथ। क्यों भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अधिकतर राज्यों में उसकी या उसके समर्थन की सरकार हो? क्यों? वह चाहती है कि हमारे संसद 400 हों, 400 अब की बार 400 पार, क्यों? क्योंकि इसके लिए। देखो भाजपा चाहे तो इसमें बदलाव कर सकती है क्योंकि उसके पास इतने लोग हैं संसद में दोनों लोकसभा, राज्यसभा, जिसमें वह सामान्य बहुमत से चीज़ें पास करा ले, ठीक है? ये तो वो कर सकती है। बीजेपी हो या कोई भी गवर्नमेंट, कांग्रेस भी एक समय में थी। 1976, 75, 74, 73 का दौर हमें नहीं भूलना चाहिए जब लोकतंत्र खतरे में था और आपातकाल लगा था। फिर देखो विशेष बहुमत आता है, तो 400 पार के लिए वह चाहती है यहाँ के लिए क्या चाहती है? 400 पार क्यों? क्योंकि यहाँ विशेष बहुमत चाहिए। उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। भाजपा के पास अभी 2/3 नहीं है। 2/3 कितना होता है? लोकसभा में 543 का 2/3 निकालो जरा। 362 के आसपास। क्या 362 है उनके पास? नहीं है। यानी कि यहाँ अगर मिडिल में विशेष बहुमत वाले में उन्हें संशोधन करना पड़ेगा, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह कितना चाहिए? लगभग 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तब वो यहाँ संशोधन कर पाएँगे। 400 पार क्यों चाहती है कोई भी गवर्नमेंट? कांग्रेस या पूर्ण बहुमत सरकार क्यों चाहती है? क्योंकि यहाँ संशोधन हो सके। अब आते हैं यहाँ, यहाँ तब होगा जब आधे राज्य भी आपके साथ हों। तो इसके लिए हर राज्य में कोशिश की जाती है कि हमारी गवर्नमेंट बने। तो इन तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया आपको? क्यों यहाँ ऐसा होता है? और ये संविधान में लिखा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 2 368 के अंतर्गत आती हैं, एक सामान्य बहुमत के अंतर्गत। संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जिनमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है। अब आपको ये पता हो कि कौन है ऐसे टॉपिक जहाँ सामान्य बहुमत, कौन ऐसे हैं जहाँ विशेष बहुमत, कौन ऐसे हैं जहाँ विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत का मतलब लोकसभा, राज्यसभा दोनों के लिए है। केवल लोकसभा में पारित होगा संविधान संशोधन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा और आज दोनों मिले हों और साथ में प्रेसिडेंट के साइन हो। पहले आप लोकसभा में पास कराओ फिर राज्यसभा में, या पहले राज्यसभा में पास कराओ फिर लोकसभा में, कोई दिक्कत नहीं। एक में हो फिर दूसरे में हो फिर प्रेसिडेंट के साइन हो। ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं होती। साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। इस प्रकार संशोधन सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता, ये सामान्य कानून की ही तरह होता है। संविधान के इस हिस्सों को काफी लचीला बनाया गया, इसमें कोई बड़ी चीजें नहीं रखी गई हैं। आगे संविधान के 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। इन दोनों अनुच्छेदों में विधि द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है संसद इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधित कर सकती है, यानी कि साधारण बहुमत से। संविधान के अनेक अनुच्छेदों में इससे संसद इसी सरल तरीके से संशोधन कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 2 की बात करें तो क्या लिखा है? संसद में विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश। हम लोगों ने जो फाउंडेशन कोर्स किया उसमें चैप्टर पढ़ा था संघ एवं इसके राज्य। उसमें हम लोगों ने विस्तार से ये दोनों पढ़े थे। पहला और दूसरा अनुच्छेद को पढ़ा था। अनुच्छेद 3 में लिखा है संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। जैसे मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ या
आंध्रा से तेलंगाना अलग हुआ तो वहाँ बहुत ज़्यादा संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है संविधान संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, घटा सकती है, ठीक है? संविधान के शेष खंडों में संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने के 2 तरीके हैं, ये मैंने बता ही दिए आपको। एक है विशेष बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत और आधी राज्य की विधान पालिका, विधानमंडल, ठीक है? संसद या कुछ मामलों में राज्य विधान पालिकाओं में संशोधन पारित होने के पश्चात संशोधन को पुष्ट करने के लिए किसी जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है। मतलब लोगों से नहीं पूछना। लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, आधे राज्य की विधानसभाओं ने, विधान पालिकाओं ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, खत्म। जनमत संग्रह यानी लोगों का संग्रह, लोगों का मत जानना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये लोगों ने जो लोगों ने साइन वगैरह किए हैं, जिन लोगों ने पास किया है, वह सब जनता के प्रतिनिधि ही हैं। इनडायरेक्टली जनता ने हाँ कह दिया या ना कह दिया, जो भी कहा, तो जनता से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी विधेयकों की तरह संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, मैंने बता दिया, परंतु इस मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार का अधिकार नहीं है। मतलब प्रेसिडेंट साहब को सिग्नेचर करने ही होंगे, साइन करने ही होंगे, पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सब जगह तहल आया है, तो अब कोई टेंशन नहीं होगी ऐसा मान के कि फिर पुनर्विचार के लिए लौटा दो, फिर इतनी ज़्यादा दौड़ा-भागी होगी। इससे बढ़िया कर लेने दो संशोधन में सिग्नेचर। अगर कुछ राज्य संविधान में संशोधन चाहते हैं, तो क्या उनकी बात सुनी जाएगी? क्या ये राज्य अपनी तरफ से संशोधन का प्रस्ताव ला सकते हैं? मुझे लगता है यह राज्यों की तुलना में केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ देने का ही एक उदाहरण है। तो क्या राज्य ऐसा कर सकते हैं? क्या लगता है आपको राज्य संशोधन करने का प्रस्ताव दे सकते हैं? राज्यसभा जो है ना, वह राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा में लोग किसके द्वारा भेजे जाते हैं? विधायकों के द्वारा भेजे जाते हैं। राज्य विधानसभा के द्वारा भेजे जाते हैं। तो राज्य चाहे तो राज्य विधानसभा के थ्रू संविधान संशोधन करा सकते हैं, क्योंकि राज्य विधानसभा के ही लोग राज्यसभा के लोगों को चुनते हैं और राज्यसभा में अगर संविधान संशोधन का प्रस्ताव आता है, तो राज्यसभा पास कर दे, लोकसभा भी पास कर दे और फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दें, तब भी काम हो जाएगा। और अगर 50% वाला जो चाहिए, तो राज्यसभा संशोधन कर दे विशेष बहुमत से, लोकसभा विशेष बहुमत से, आधे राज्यों की भी सहमति हो जाए, प्रेसिडेंट साइन कर दें, काम हो जाएगा। हमारे संविधान में जिन जटिलताओं से बचा गया, हमारे यहाँ संशोधन की प्रक्रिया सरल हो गई है। महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संशोधन के पृष्ठ पर अंतिम राय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो सकती है। इसका अर्थ है संविधान की प्रक्रिया का आधार निर्वाचित। हाँ, तो सही तो है। निर्वाचित प्रतिनिधि ही तो डिस्कस करते हैं चीजें, उसमें क्या है। विशेष बहुमत की बात कर लेते हैं। तो चुनाव, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित अध्यायों में हम उन प्रावधानों का अध्ययन कर चुके हैं जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तो बताते रहते हैं विशेष बहुमत कहाँ चाहिए। एक बार पुनः जैसे जज जो होते हैं ना, उनका जब प्रस्ताव आता है हटाने का, तो विशेष बहुमत चाहिए। राष्ट्रपति को हटाना हो, विशेष बहुमत चाहिए। उपराष्ट्रपति को हटाना हो, तो एक राज्यसभा में विशेष बहुमत चाहिए। ठीक है? एक बार पुनः याद करें कि विशेष बहुमत का क्या अर्थ होता है। सामान्यतः विधायिका में किसी प्रस्ताव या विधेयक को पारित करने के लिए संसद में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन कल्पना करें कि सदन में 247 सदस्य उपस्थित हैं। ये सभी सदस्य एक विधेयक पर मतदान करते हैं। अगर इन सदस्यों में से 24 सदस्य विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं, तो इस विधेयक को पारित माना जाएगा। ठीक है? क्यों? 50% प्लस वन, तो 124 247 का 50% प्लस वन होता है।
लेकिन संशोधन विधेयक पर यह बात लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि संविधान में संशोधन करने के लिए 2 प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। सबसे पहले संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए और संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या में मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 होनी चाहिए। मतलब अगर 100 लोग हैं सदन में, सदन की सदस्य संख्या 100 है, तो कम से कम आधी तो हों ही। ऐसा नहीं है जैसे मैं बात करूँ, अगर वो कह देते 2/3 मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का 2/3, तो मान लो युवा मतलब बायकॉट कर देते विपक्षी और सत्ता पक्ष के मान लो 200 लोग हैं, आते हैं या इससे भी कम मान लेते हैं, 30 ही लोग आए और 30 का 2/3 कितना होता है? 20 लोग। 20 लोगों ने भी ये बार अगर समर्थन कर दिया तो पास हो जाएगा। अगर केवल ये 2/3 वाला कंडीशन रखा गया होता, तो 30 लोग उपस्थित हुए, मतदान किए, 20 पक्ष में थे, 10 पक्ष में नहीं थे, तब भी पास हो जाएगा। इसीलिए ये भी कहा गया कि भाई आधे लोग तो हों ही, सदस्य की संख्या का कम से कम आधी संख्या तो होनी ही चाहिए, जैसे यहाँ नीचे समझाया भी गया होगा। संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र पारित करने की आवश्यकता है। ये लाइन ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र संयुक्त सत्र बुलाने की प्रथा नहीं है संविधान संशोधन में, आप संयुक्त सत्र नहीं बुला सकते, ठीक है? दोनों जगह से लोकसभा, राज्यसभा विशेष बहुमत अनिवार्य है, ठीक है? समझ गए? दोनों सदनों से स्वतंत्र रूप से संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जा सकता, दोनों जगह से स्वतंत्र रूप से विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। विशेष बहुमत का औचित्य क्या है? लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, ठीक है? अतः किसी भी संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए 273 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगर मतदान के समय 300 सदस्य मौजूद हों, तो विधेयक पारित करने के लिए 273 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। कल्पना करें लोकसभा के 400 सदस्यों ने किसी विधेयक पर होने वाले मतदान में भाग लिया है। इस विधेयक को पारित करने के लिए कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी? इसके अलावा संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ स्वतंत्र रूप से पारित किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है जब तक प्रस्तावित विधेयक पर पर्याप्त सहमति न बन जाए तब तक उसे पारित नहीं किया जा सकता। सत्तारूढ़ दल काफी कम बहुमत और विपक्ष के विरोध के बावजूद बजट या अपनी पसंद का विधेयक पारित करा सकता है, लेकिन अगर यह दल संविधान में संशोधन करना चाहता है तो उसे कुछ विपक्षी दलों को विश्वास में लेना पड़ेगा। संशोधन प्रक्रिया के पीछे बुनियादी भावना राजनीतिक दलों, संस्थाओं की व्यापक भागीदारी होनी चाहिए। मैंने बता ही दिया था ऊपर पूरा विस्तार से सब कुछ। यहाँ पर अगर हम 545 देखें तो ये पहले हुआ करती थी। अब कितनी है? 543। क्यों सर? क्योंकि 2 जो आंग्ल भारतीय हुआ करते थे, उनको अब नहीं रखा जाता है, क्योंकि उनकी इतनी संख्या नहीं है कि 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाएँ। तो अब कुल सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा की? 543 वर्तमान में। यहाँ विशेष बहुमत का अलग-अलग जगह अलग-अलग प्रावधान हो सकता है, आप पढ़िएगा तो समझ जाइएगा, इसमें इतना हो-हल्ला की आवश्यकता नहीं है, आप इसको पढ़ के समझ जाएँगे। अगर हम यहाँ बात करें देखो, 543 है, तो अगर संशोधन करना है विधेयक में, तो इसका हाफ कितना होता है? 272 होता है। हाफ प्लस 1 कह सकते हैं, 272 या 273 इतने लोग तो समर्थन में ही हों ही, और क्या हो? इससे ज़्यादा ही होने चाहिए, ठीक है? और क्या हो? जितने लोगों ने मतदान किया, मान लो 500 लोगों ने मतदान किया, बाकी 43 बीमार थे, आए ही नहीं, घूमने गए थे कुछ। तो 500 का 2/3 भी होना चाहिए, तो 500 का 2/3 कौन कितना होगा? 1000 और 2 से डिवाइड करेंगे तो तिया 2 से नहीं 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9 यानी 333 के आस-पास बना। समझ गए आप? ठीक है? और तभी सब क्या कहते हैं कि हमें पूर्ण बहुमत की आवश्यकता है।
पूर्ण बहुमत और 400 पार इसीलिए तो कराया जाता था कि हम कोई भी संशोधन कर सकें, हम कोई भी प्रस्ताव आराम से पारित करा सकें। विशेष बहुमत की इस झंझट से मैं उकता गया हूँ। मैं भी जब पहली बार पढ़ा था तो उकता गया था, लेकिन फिर बार-बार पढ़ता हूँ जब लक्ष्मीकांत 20-25 बार तो पढ़ी होगी 5-6 सालों में, 6 वर्षों में। तो अब मज़ा आता है, अब लगता है यार यही छोटी-सी तो बात है, वरना ये विशेष बहुमत प्लस आदेश राज्य, साधारण बहुमत बहुत कन्फ्यूजन था। अब क्लियर हो गया देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साधारण बहुमत से, कुछ चीज़ें हैं जिसमें लोकसभा, राज्यसभा दोनों अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित कर दें। तीसरा ऐसा है कि लोकसभा, राज्यसभा प्लस आधे राज्य, खत्म कहानी। इसके लिए हमेशा ही बड़ा भारी जोड़-घटाव करना पड़ता है, भाई या राजनीति है या गणित। इकोनॉमी में इस बार 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जीएस 1 में जो गणित के सवाल भी थे। ऐसे ही कभी यह भी देकर पूछा जा सकता है और मैं 100% श्योर हूँ कि कभी तो आएगा वो दिन जब यहाँ से भी मैथ प्लस पॉलिटी मिक्स करके आपको पूछी जाएगी, जैसे इकोनॉमी इस बार पूछी गई थी। अंबेडकर साहब ने कहा था, जो लोग इस संविधान से असंतुष्ट हैं, ऐसी बातें आपको मेंस इंटरव्यू में काम आएँगी। उन्हें केवल 2/3 बहुमत प्राप्त करना है और यदि वे इतना भी प्राप्त नहीं कर सकते, तो यह नहीं समझा जा सकता कि जनसाधारण उनके संतोष में उनका साथ दे रहा है। यहाँ गौर करने की बात यह है, डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संसदीय बहुमत की बात नहीं कर रहे हैं। इस संदर्भ में वे जनता की राय का उल्लेख भी करते हैं। इससे पता चलता है कि बहुमत की धारणा के पीछे जनमत की भावना काम करती है। जनमत का यही सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। कोई बात नहीं। राज्यों द्वारा अनुमोदन तो इसमें कुछ नहीं है। संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत के साथ-साथ राज्यों की भी भागीदारी होना चाहिए। अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए राज्यों से परामर्श करना, उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, वैसे भी संघीय जो संघवाद था वो हम पढ़कर आए हैं। ठीक है? आधे राज्यों की विधान पालिकाएँ संशोधन पारित नहीं कर सकती। जब तक आधे राज्यों की विधान पालिकाएँ इसे पारित नहीं करेंगी, तब तक संशोधन प्रभावी नहीं माना जाएगा। तभी प्रभावी माना जाएगा जब आधे राज्य सहमति दे देंगे, पारित कर देंगे। सिर्फ सहमति नहीं, पारित भी करें। ठीक है? मतलब इसलिए कि संघवाद वगैरह जो है वह एकदम खत्म ना कर दिया जाए, लोकतंत्र खतरे में ना आ जाए, संविधान ना खत्म हो जाए, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है? तो इसमें मैंने सब समझा ही दिया होगा, इसका कोई है नहीं। यहाँ पे बताया गया देखो। अच्छा, ये आपके लिए दिया गया है। संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए? 26 जनवरी 2024 को हमारे संविधान को लागू हुए 74 वर्ष हो गए हैं। अभी तक इसमें 106 संशोधन किए जा चुके हैं। संशोधन प्रक्रिया की कठोरता को देखते हुए संशोधनों की यह संख्या काफ़ी बड़ी मानी जाएगी। जब हम अमेरिका में 27 संशोधन पढ़ते हैं तो लगता है यहाँ बहुत ज़्यादा हो गए। आइए जानने का प्रयास करें इतने सारे संशोधनों के पीछे क्या वजह रही और इसके निहितार्थ क्या हैं? आइए जरा एक नज़र संशोधनों के इतिहास पर डालें। अगले पन्ने पर दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है? हमारे संविधान में इतनी बार संशोधन क्यों किए गए? हमारे समाज या हमारे संविधान में कुछ समस्या है। सबसे ज़्यादा तो 2 वजह से किए गए। एक, हर 10 वर्ष के बाद आरक्षण बढ़ाना होता है अगले 10 वर्ष के लिए। जब संविधान बना था, तब सभी लोग हमेशा के लिए आरक्षण के हिमायती नहीं थे। सब ये नहीं चाहते थे हमेशा आरक्षण हो, क्योंकि हमेशा आरक्षण दे दोगे तो वह कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? घर वाले एक समय के बाद आपके वो पॉकेट मनी देना बंद कर देते हैं, कहते बेटा आप अपने आप करो, ठीक है? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप भी मेहनत करें। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी उस संविधान सभा में थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने भी ये 10 वर्ष के लिए ही रखा और कहा सरकार तब तक बढ़ा सकती है जब तक उसे सही लगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आगे चलकर आरक्षण समाज का मुद्दा कम, वोट बैंक का मुद्दा ज़्यादा बन जाएगा। मतलब अगर 10 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाओगे, तो फिर बच्चे कहेंगे देखा आरक्षण खत्म कर दिया और उनकी सरकार चली जाएगी। तो इसमें ये बात नहीं माने कही जाती है कि समाज के लिए बढ़ाया जा रहा है।
अब ये बात कही जाती है कि वोट के लिए बढ़ाया जा रहा है, जो नहीं बढ़ाएगा वही फँस जाएगा। क्रीमी लेयर जो कि गरीबों को फ़ायदा देता है, उसकी बात आती है तब भी अफ़वाहें फैला दी जाती हैं कि तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। ओबीसी में क्रीमी लेयर है ना, एससी-एसटी में भी होना चाहिए। कई बड़े विद्वान कहते हैं ऐसा। क्रीमी लेयर का मतलब क्या है? आपके जाति के बड़े लोगों को, जो पैसे वाले हो गए हैं अब, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, उनका मतलब आपको मिलेगा। आप खुद सोचो, आपके समझ समाज में जिनको आरक्षण मिलता है, मान लो एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है, सेम कास्ट से आते हैं, जाति प्रमाण पत्र सेम कास्ट का बना है, इसके पास पैसा बहुत है, ये बढ़िया कॉलेज में पढ़ता है, बढ़िया न्यूट्रिशन मिलता है इसे, बढ़िया कोचिंग मिलती है, ये यूपीएससी करने गया तो इंग्लिश में पढ़ रहा है, बढ़िया इसके पास मेंटोर हैं, पर्सनल मेंटोर इसके पापा ने रख दिया कि भाई मेरे बच्चे को मेंटोर पर्सनल चाहिए। कितना रुपया? कहीं 20 लाख लूँगा, तुम 30 लाख लो बेटा, लेकिन पर्सनल मेंटोर चाहिए। मान लो ऐसा। एक इधर है, गाँव का आया, सरकारी स्कूल से पैसा कतई नहीं है इसके पास, ये कर रहा है सेल्फ स्टडी, दोनों को मिल रहा है आरक्षण, किसको फ़ायदा होगा? क्या यहाँ पर एक ही कास्ट के लिए इक्वल चीज़ें हैं? नहीं, तभी कहा जाता है क्रीमी लेयर। अब इनके पास पैसा है तो इनको हटाओ, आरक्षण इन्हें मिलना चाहिए। अब देखें तो ये आरक्षण भी पा रहा है, पैसा भी है, बढ़िया मेंटोर मिल रहा है, तो ये किसका पत्ता काट रहा है? इसका काट रहा है। इसको आरक्षण भी मिलेगा, ये पास हो जाएगा आराम से। इसके पिताजी भी सरकारी नौकर थे, इसके दादाजी भी सरकारी नौकर थे, ये भी सरकारी नौकरी पे आ जाएगा। जबकि आरक्षण की ज़रूरत किसे थी? इस व्यक्ति को थी। मैं आस-पास अपने कई लोगों को देखता हूँ, ओबीसी में क्रीमी लेयर है ना, जो पैसे वाले हो गए, भाई साइड हटो, अब और गरीब लोग हैं उनको आने दो। समझने की बात है यहाँ पर, समझना चाहिए लोगों को कि क्या सच है, क्या गलत। दूसरों के बारे में सुनने से नहीं होगा। हमने बताया, उसको भी मत ध्यान दो, खुद सोच के बैठो, आप कहाँ हो और आपके ही समाज का एक ऐसा व्यक्ति जो करोड़पति है, सारी सुविधाएँ हैं, न्यूट्रिशन है, सब कुछ है, उसको आरक्षण मिलेगा और आपको भी आरक्षण मिलेगा। तो हर 10 वर्ष बाद बढ़ाए जाते हैं, तो इसके भी कई हो गए। दूसरा, 3-4 संशोधन तो इसलिए हो गए क्योंकि भाषा, सिंधी जोड़ी गई, मैथिली जोड़ी गई, उसके भी आरक्षण, उसके भी क्या कहते हैं, संविधान संशोधन हुए। तीसरा, सिक्किम पूर्ण राज्य बनता है, सिक्किम ये राज्य बनता है, गोवा पूर्ण राज्य बनता है, इस टाइप के इसमें संविधान संशोधन हुए। तो देखा जाए अगर ये सब हटा दें, तो संविधान संशोधन बहुत बड़ी वजहों की वजह से कम ही हुए हैं। अब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है, इसके लिए अगर संविधान संशोधन हो रहा है, तो इसमें कोई न मतलब संविधान थोड़ी बदल गया। अगर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 35वां 36वां संशोधन शायद है, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, तो इससे संविधान थोड़ी बदल गया। इसमें कोई बड़ा संशोधन थोड़ी हुआ। तो ऐसे भी संशोधन कई हुए हैं। 2001 से 2003 देखेंगे, लोकसभा में उसके 352 सदस्य थे। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ संशोधन किए गए हैं, कब से कितने किए गए? देखो 51 से 60 में संशोधन, 10 से कम थे, 61 से 70, सबसे ज़्यादा संशोधन आपको 71 से 90 को में देखने को मिलेंगे। ये देखो 20 से ज़्यादा संशोधन, क्यों? इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी। ये इंदिरा गांधी जी की सरकार में ज़्यादा संशोधन हुए थे। क्यों हुए थे, क्या हुआ था, वो सब आपको पता है। ठीक है? यहाँ क्या है? 10 संशोधनों की अवधि, 10 संशोधनों की अवधि।
अच्छा, ये 10 संशोधन होने में 11 साल लगे, ये 10 संशोधन होने में सिर्फ़ इतने साल लगे, लास्ट 10 संशोधन होने में भी उतना ही टाइम लगा। यानी कि ये 40, 60, 70 वाले संशोधन, 90 वाले संशोधन बहुत जल्दी-जल्दी हो गए, ऐसा कुछ लिखा है। ऐसा कहा जाता है बहुत अधिक संशोधन हुए हैं, 106 हो गए, लेकिन मैंने बता दिया कि क्यों भी हुए हैं। ठीक है, इतना कुछ नहीं है, आप पढ़ लेंगे। संशोधनों की विषय वस्तु। अब तक किए गए संशोधनों को 3 श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। पहली श्रेणी में संशोधन शामिल किए गए हैं जो तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के हैं। मैंने बताया वही सब कुछ है। ये संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट बनाने, उनकी व्याख्या करने, छिटपुट संशोधन से संबंधित है। उन्हें केवल सिर्फ तकनीकी भाषा में संशोधन कहा जा सकता है। वास्तव में इनसे कोई विशेष बदलाव नहीं करते। जैसे वही एक टाइप का मैंने बता दिया, बाकी यहाँ भी बताया गया है। इससे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु 60 से 62 कर दी गई। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा? संविधान संशोधन से संशोधन बदल गया, लेकिन इसको भी संशोधन माना गया, तो एक ये भी है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन बढ़ाने संबंधी संशोधन था, तो इससे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया कि संविधान बदल गया? नहीं, तो ये भी नॉर्मल ही है। संविधान संशोधन कहने को तो 106 हो गए, लेकिन एग्ज़ैक्ट संशोधन होने से संविधान में फ़र्क आया। भाई ये था संशोधन, इसको कहते हैं संशोधन, ऐसा कुछ। यहाँ उम्र बढ़ा दी, उम्र घटा दी, ये सब भाषा। एक अन्य उदाहरण के रूप में हम विधायिकाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, ये तो मैंने ही बताया आपको, वही वाला है। मूल उपबंध में आरक्षण की अवधि 10 वर्ष की अवधि के लिए कही गई थी। जब आरक्षण समाप्त करने की बात आती है, आपसे भी सब मुद्दों पर बात की जाएगी इंटरव्यू, मेंस वगैरह में। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए तर्क महत्वपूर्ण है, इमोशनल नहीं होना है, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए, तो आपको तर्क देना है, समर्थन में और विरोध में भी। तो समर्थन में तो एक यही तर्क दे सकते हो कि भाई आरक्षण एक ना एक दिन तो समाप्त करना ही होगा। क्यों? अगर हमेशा के लिए रखना होता तो भीमराव अम्बेडकर जी जिस संविधान सभा में थे, उस संविधान सभा में सिर्फ 10 वर्ष की अवधि के लिए क्यों रखा गया? वह चाहते तो हमेशा के लिए रख सकते थे। कोई विरोध थोड़ी करता वहाँ। मुझे तो नहीं लगता कोई विरोध करता। वह रख सकते थे। अगर उन्होंने नहीं रखा तो इसका मतलब कुछ न कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा कि क्यों नहीं रखा हमने? क्योंकि इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। अगर वो 10 वर्ष के लिए रख के बढ़ाते रहे, तब तो इतना दुरुपयोग हो रहा है। जब समाज को कम, वोट बैंक को ज़्यादा देखा जाता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सब जानते हैं, सब जगह वार्तालाप होती है। भाई आरक्षण हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे विपक्षी पार्टी कुछ समय पहले कह रही थी, ये सत्ता में आए तो आरक्षण हटा देंगे। सत्ता में है, कहाँ आरक्षण हट रहा? कोई बात भी नहीं हो रही है आरक्षण पे। कहीं संविधान बदल जाता है, कहाँ बदल रहा? कहीं ईवीएम गड़बड़ होती है, अब तो सही हो गई। सर्वोच्च न्यायालय में वीवीपैट गड़बड़ हो जाता है, अब तो सही है। राफेल पे घपला होता है, अब तो सही है। अब क्या है? वोट चोरी है। कुछ समय बाद ये भी सही सही हो जाएगी। एसआईआर है, ये भी सही हो जाएगा। समय के अनुसार जो आप उठाते हो मुद्दे, वो फीके क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि ठीक है, तो आरक्षण पे भी बात हो सकती है इंटरव्यू में, आप तैयार रहें। किंतु इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए अवधि को प्रत्येक 10 वर्षों की समाप्ति पर एक संशोधन द्वारा आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ाना आवश्यक है। जैसे पिछला जो संशोधन हुआ है 2019 में हुआ है, संविधान संशोधन, अब ये 2029 में फिर से होगा, ठीक है? इस संबंध में अब तक 6 संशोधन किए जा चुके हैं। इन संशोधनों से कोई अंतर थोड़ी आया है, आरक्षण बढ़ गया। कोई संविधान संशोधन से कोई बड़ा फ़र्क थोड़ी आया। हम कह सकते हैं ये केवल तकनीकी संशोधन हैं। हाँ, मुझे लगता है कि हमें इस संशोधनों की संख्या के बजाय बदलावों पर ध्यान देना चाहिए। जो मैंने बोला, बड़ा ठोस काम। राजनीति के छात्र होने के नाते हमें इसी बात पर गौर करनी चाहिए। क्या आपको राष्ट्रपति के पद से संबंधित चर्चा याद है? मूल संविधान में यह माना गया, हमारी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। एक बार हम देख रहे थे, जब राष्ट्रपति अपना भाषण देते हैं वर्ष के पहले, तो वह कहते हैं हमारी सरकार ने ऐसा किया, हमारी सरकार ने वैसा किया। विपक्षी इतने समझदार हैं, वो कह रहे हैं राष्ट्रपति महोदय तक को भी इन लोगों ने देखो अपने उसको कहते हैं ना वशीभूत कर लिया है। राष्ट्रपति सर कह रहे हैं कि हमारी सरकार, राष्ट्रपति की सरकार कैसे हो गई? अब उन समझदारों को समझाओ कि भाई सरकार राष्ट्रपति की ही है, काम राष्ट्रपति ही करता है। मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री उसकी सलाह के लिए हैं।
मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री ये सब काम करते हैं। राष्ट्रपति के लिए हम ऐसा कहें अगर समझने के लिए तो सही होगा। हेड कौन है? राष्ट्रपति है। वह काम कराता है इन लोगों से, भैया हम अकेले नहीं कर पाएँगे, आप लोग करो काम। समझ रहे हैं आप? तभी वो पढ़ते हैं कि हमारी सरकार ने ऐसा किया, हमारी सरकार ऐसा करने वाली है। क्योंकि अंतिम साइन उन्हीं के होते हैं। उनके साइन के बिना कुछ नहीं होता। बजट तभी आता है जब वो कहते हैं कि भैया बजट बजट को बजट नहीं कहा गया संविधान में, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया। इतना तक तो फैल जाता है। अगर आप कुछ समय पहले एक्टिव होंगे तो आपको याद होगा कि हाँ, शायद रामनाथ कोविंद जी उस समय महामहिम राष्ट्रपति हुआ करते थे। इस संबंध के बाद में एक संशोधन किया गया, अनुच्छेद 74(1). इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। अब ये जो कहा गया बाध्यकारी, इस संशोधन से वास्तव में क्या कोई अंतर पड़ेगा? क्योंकि पहले भी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति काम करते थे, अब भी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करेंगे। इसे स्थापित परंपरा की निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है। पहले भी करते थे। यहाँ ऊपर क्या लिखा है? सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति जी काम करते हैं। अब बस बाध्यकारी शब्द लिख दिया गया, लेकिन काम तो अब भी वैसे ही करेंगे। इस संशोधन में केवल संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या भर की गई है। ठीक है? व्याख्याएं देखें तो संविधान की व्याख्या को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच अक्सर मतभेद पैदा होते रहे हैं, और हमने देखा भी है कई बार। एनजेएसी आता है, न्यायपालिका कहती है ये गलत है, असंवैधानिक है। जब भी संविधान खतरे में होगा, सर्वोच्च न्यायालय बोलेगा। सर्वोच्च न्यायालय या तो सरकार की गिरफ्त में है या लोकतंत्र खतरे में नहीं है, तो ही बातें होंगी। या तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बनने वाले होंगे उन्हें नहीं बनने दिया जाएगा, इन व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा, जैसे 1972-73 में खेला हुआ था। 1976, 75, 77 जब आपातकाल लगा था, तब संविधान खतरे में था। आज की बात करें तो हर व्यक्ति कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र भी है। विपक्षी पार्टियां इतना सब कह रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उससे ही बन रहा है जैसे बनता है संविधान के अकॉर्डिंग या परंपरा के अकॉर्डिंग। कोई भी विपक्षी नेता आज जेल में नहीं है। बाकायदा चुनाव हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय कोई बहुत बड़ा टिप्पणी और कुछ नहीं कह रहा कि भाई संविधान खतरे में या कुछ भी। विपक्षी नेता राफेल में माफी मांगने से लेकर जीएसटी, फिर नोटबंदी, फिर ईवीएम, वीवीपैट, संविधान खतरे में, आरक्षण से लेकर आज वोट चोरी पर आ गए, एसआईआर पर आ गए, जबकि एसआईआर वर्षों से होता आया। एसआईआर की वजह से ही आप 18 साल की उम्र के बाद वोट डालने के इच्छुक हुए थे। मैंने एसआईआर का फॉर्म भर दिया, कोई समस्या नहीं हुई। इसका मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। भाई पता नहीं क्यों मैंने तो एसआईआर फॉर्म भरा, नाम पूछा, एपिक नंबर पूछा, पिता का नाम, पिता का एपिक नंबर, माता का नाम, माता का एपिक नंबर उसका, फिर पूछा पति-पत्नी, मैंने कहा नहीं है। फिर पूछा कोई रिलेशन, मैंने कहा पिताजी, उनका एपिक नंबर डाला, उनका विधानसभा क्षेत्र, उनका भाग, उनका जो क्या कहते हैं परगना या जो भी था उस समय की विधानसभा, बस हो गया। समस्या उन्हें है जिनके रिलेशन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 2003 में वोट डाला हो। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरी माताजी सब 2003 में वोट डाले थे। मुझे कोई समस्या नहीं है भाई। समझ रहे हो आप क्या गड़बड़ है? 2003 का लेना-देना मुझे जो लगा इससे, मैं इसका ज्ञाता तो नहीं हूँ लेकिन मुझे जो लगा, क्योंकि वहाँ पूछ रहा है 2003 में जिसने वोट डाला था, उनसे रिलेशन बताओ, उनका नाम, नंबर सब। नाम नंबर मतलब नाम और कार्ड का नंबर। मैंने बता दिया पिताजी का, भाई पिताजी ने मेरे वोट डाला था 2003 में, खत्म कहानी। आप भी बता दीजिए, एसआईआर किसने भरा है? बताओ भाई क्या गलत था उसमें? खैर, संविधान के अनेक संशोधन इन्हीं मतभेदों की उपज के रूप में देखे जा सकते हैं। इस तरह के टकराव पैदा होने पर संसद को संशोधन का सहारा लेकर संविधान की किसी एक व्याख्या को प्रमाणिक सिद्ध करना पड़ता है। संविधान में संशोधन कर सकते हो, संवैधानिक तरीके से कर सकते हो, बस। न्यायपालिका गलत नहीं कर सकती।
न्यायपालिका गलत तब कहेगी जब संवैधानिक तरीके से काम ना हो रहा हो। ऐसा टकराव इंदिरा गांधी जी के समय में देखा गया था। प्रजातंत्र में विभिन्न संस्थाएं संविधान अपनी शक्तियों की अपने-अपने तरीके से व्याख्या करती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये अहम लक्षण है। कई बार संसद इन न्यायिक व्याख्याओं से सहमत नहीं होती। उस न्यायपालिका के नियमों को नियंत्रित करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। 1970 से 75 के दौरान ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई। जैसे ही विपक्ष कुछ कूदते हैं, सत्ता पक्ष यही डेट याद करा देता है कि भैया 70 से 75 का दौर याद है। बस मुझे बात अब भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन संविधान में अलग-अलग व्याख्याओं की क्या ज़रूरत? लोग संविधान में अपनी इच्छाओं को मूर्त होते देखना चाहते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय कभी-कभी ऐसी व्याख्या करता है कि लोगों को लगता है ये कहाँ लिखा है? जैसे मान लो ये लिखा है, मैंने इसको पढ़ा, आपको बताया, आपने कहा ये कहाँ लिखा है सर जो आप बता रहे हैं? मैंने कहा लिखा है ध्यान से देखो। समस्या यहाँ पर आती है। जैसे अनुच्छेद 21 है, जीवन का अधिकार, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत कुछ बता दिया। ये भी अधिकार, ये भी अधिकार, ये भी अधिकार, ये भी अधिकार, ये भी अब लोग कह रहे भाई ये कहाँ लिखा है? सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है आपको नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है। जब आप डीप घुसोगे तो आपको लगेगा हाँ, ये तो अधिकार है। रिलेट करके वो निकालती है चीज़ें सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है? अनुच्छेद 21 हम विस्तार से पढ़ेंगे, मूल अधिकार पढ़ना है हमें फाउंडेशन कोर्स में, इसके खत्म होते ही मूल अधिकार पढ़ेंगे। न्यायपालिका तथा अधिकारों से संबंधित अध्यायों में आप संसद तथा न्यायपालिका के बीच उठने वाले विवादों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर्स में। इस संबंध में हम 3 दृष्टांतों का उल्लेख कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर संसद न्यायपालिका के बीच अक्सर मतभेद पैदा होते रहे हैं। जैसे मैंने अनुच्छेद 21 बताया, तो वह मौलिक अधिकार है। निजी संपत्ति वाला जो मैटर चल रहा था, उसमें भी संविधान में संशोधन के अधिकार की सीमा को भी लेकर विवाद होते रहते हैं। 70 से 75 वाला काल तो मतलब गजब ही था। यहाँ यह याद रखना होगा कि इस दौर में भारतीय राजनीति में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इसलिए हमारा संवैधानिक इतिहास पूरे तौर पर इस काल की राजनीति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। अगले वर्ष स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते समय आपको इस बारे में और जानकारी मिलेगी। अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे, राजनीति आम सहमति के माध्यम से संशोधन मतलब तीसरा, बहुमत से संशोधन ऐसे हैं जिन्हें राजनीतिक दलों की आपसी सहमति का परिणाम माना जाता है। मतलब एक अर्थ में कहा जा सकता है ये संशोधन तत्कालीन राजनीतिक दर्शन समाज की आकांक्षाओं को समाहित करने के लिए किए गए। 1984 में देखें तो अनेक संशोधन इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। यहाँ एक बार पुनः पिछले प्रश्न को याद करें, गठबंधन सरकारों के बावजूद इतने संशोधन क्यों किए गए? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कई संशोधनों के पीछे व्यापक आम सहमति काम कर रही थी। राजनीतिक उथल-पुथल के इस दौर में हम अनेक संशोधनों को आकार लेते देखेंगे। शुरुआत दल-बदल विरोधी 52वां संशोधन हुआ था, दल-बदल विरोधी कानून, जो कि आज भी बहुत दल-बदल विरोधी कानून 52वां और 51वां दोनों इम्पोर्टेंट हैं, 2 बार हुआ है। के अलावा इस काल में मताधिकार की आयु भी 21 से 18 वर्ष करने के लिए संविधान में एक 61वां संविधान संशोधन भी हुआ और फिर 73वां 74वां पंचायत और नगरपालिका हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हैं। इस काल में नौकरियों में आरक्षण सीमा बढ़ाने, प्रवेश संबंधी ये सब संशोधन किए गए। 92-93 के बाद इन कदमों को लेकर देश में एक आम सहमति का माहौल पैदा हुआ। इन मुद्दों से संबंधित संशोधन पारित करने में कोई खास दिक्कत नहीं आई। उस समय नेता कैसे हैं, ये भी डिपेंड करता है ना। सत्ता पक्ष विपक्ष कैसा है, उसमें इतने बढ़िया-बढ़िया नेता हुआ करते थे। आज के समय हर बात का ही विरोध करने वाले भी लोग हैं, ठीक है? तो चीज़ें देखनी चाहिए। इसका मतलब है कुछ मामलों में राजनीतिक एक-दूसरे से सहमत होते हैं, मगर सहमति के अर्थ को लेकर उनके बीच विवाद फिर भी बना रहता है। हाँ, ज़रूर, सहमत हैं, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हो वो गलत है। जैसे जो महिलाओं वाला आरक्षण देने की बात कही गई अभी, ठीक है? क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी प्रीलिम्स में। उसमें विपक्ष को साथ तो देना ही था, क्योंकि भाई महिला आरक्षण आ रहा है। अगर नहीं देंगे तो कहेंगे लोग महिला विरोधी हैं, तो हम समर्थन में हैं। लेकिन आप जिस तरीके से ला रहे हो वो गलत है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप महिला आरक्षण अभी से क्यों नहीं लागू कर रहे? बात को क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों? तो सहमत होते हैं, लेकिन फिर भी कमियाँ निकालते हैं। सहमत इसलिए होते हैं, अगर हम सहमत नहीं होंगे महिला आरक्षण पे, तो लोग कहेंगे महिला विरोधी।
सहमत होना है, लेकिन तब भी कमियाँ निकालेंगे कि इसको और बेहतर तरीके से लाया जा सकता था। समझ गए आप? विवादास्पद संशोधन भी कुछ हुए हैं। कौन-कौन से? हमारी अब तक की चर्चा में यह भावना पैदा नहीं होनी चाहिए कि संविधान में संशोधन के पृष्ठ पर आज तक कोई विवाद ही पैदा नहीं हुआ। फिर वही 71 से 76 वाला काल। 70 से 80 के दशक में इन संशोधनों को लेकर विधि और राजनीति के दायरे में भारी बहस छिड़ी थी। विपक्षी दल इन संशोधनों की संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनका मानना था इन संशोधनों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल संविधान के मूल स्वरूप को बिगाड़ना चाहता है। चाहे 38वां संविधान संशोधन हो, 39वां हो, 42वां हो, ये सब विवादास्पद रहे हैं। जून 1945 में जून 1975 में आपातकाल की घोषणा होती है। ये 3 संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकले थे। संशोधनों का लक्ष्य संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था। पिछले 3 दशकों में संविधान की बुनियादी संरचना को लेकर देश की सभी संस्थाओं में सहमति पैदा हुई है। वास्तव में संविधान का 42वां संविधान संशोधन एक बड़ा संशोधन था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहते हैं। इतना संशोधन कर दिया कि कहने क्या। इसने संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। एक प्रकार से यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले के दिए गए निर्णय को भी चुनौती देता था। केशवानंद भारती मामला हम लोग पढ़ भी आए हैं और पढ़ेंगे भी फाउंडेशन में विस्तार से। इस समय ऐसा खेल चल रहा था, न्यायपालिका कहती थी हम बड़े और कार्यपालिका में जो प्रधानमंत्री जी थी वो कहती थी हम बड़े। तो बस ऐसा चलता था, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, इन्होंने ये किया, वो ये सब भी कहा जाता था। यहाँ तक कि इसके तहत लोकसभा की अवधि को भी 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारी लोकसभा 1 साल और शासन करेंगे। आपने मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ा, वो अभी इस समय ही आए थे। स्वर्ण सिंह समिति के बारे में आपने सुना होगा। 10 इस समय कर्तव्य आए थे। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में आया था, जो वर्तमान में 11 हो गए हैं। उन्हें संविधान में इसी संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया। ठीक है, संविधान का 42वां संशोधन न्यायपालिका की समीक्षा की शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाता है। इसको कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। यह कहा जाता है कि संशोधन के द्वारा संविधान के एक बड़े मौलिक हिस्से को नए सिरे से लिखा गया। क्या आप जानते हैं संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना, 7वीं अनुसूची, 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए। 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए थे। इतने तो भाजपा की पूरी सरकार जो रही है ना इस बार 10 साल, 11 साल और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय सब मिला लो तब भी शायद इतने अनुच्छेदों में सब हमें लगता है परिवर्तन नहीं किए गए होंगे। जब यह संशोधन संसद में पास किया गया तो विरोधी दलों के बहुत से सांसद जेल में थे। समझ रहे हो? इसको कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। इसी पृष्ठभूमि में 1977 के चुनाव हुए, सत्ताधारी दल की हार हुई। इसको कहते हैं जनता समझ गई थी लोकतंत्र खतरे में है, तब कांग्रेस को हरा दिया। अभी जनता जानती है कि तुम समय-समय पर कुछ ना कुछ लाते रहते हो, ईवीएम, वीवीपैट, ये वो फलाना-ढिमाका, फिर विदेश चले जाते हो, ठीक है, घूमने, फिर आते हो। तो अगर जनता को लगेगा संविधान खतरे में है, तो वह हरा देगी। जनता के पास पूरा अधिकार है, ठीक है? नई सरकार ने इन विरोधाभासी संशोधनों पर विचार करना आवश्यक समझा और 43-44 जो संशोधन थे और इनको बदलने के लिए भी थे कहीं न कहीं जो ये लोग करके गए थे। कई चीज़ें निरस्त कर दी गई, फिर से संतुलन बना लिया गया, ठीक है? तो 43-44 मेनली देखा जाए तो इन लोगों को बदलने के लिए ही था। ऊपर वाले जो हम लोग पढ़ के आए थे 42वां में जो इतना सब कर दिया गया था। काम का था रखा गया, जो काम का नहीं है बदला गया। अच्छा, तो सारा मामला राजनीति से जुड़ा है। क्या मैं यही बात नहीं कह रही थी कि संविधान और संशोधन के मसले कानून के बजाय राजनीति से ज़्यादा संबंधित है? अवश्य, सही बात है। और मेन बात पता क्या है? छोड़ो मेन बात। संविधान की मूल संरचना, उसका विकास। भारतीय संविधान के विकास को जिस बात ने बहुत दूर तक प्रभावित किया, वह है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। मतलब आप यह बात पहले से ही जानते हैं, सिद्धांतों को न्यायपालिका ने केशवानंद भारती के मामले में प्रतिपादित किया। इसमें कहा गया मूल ढांचा परिवर्तन नहीं किया जा सकता और ये था 1973। इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया। इन्होंने कहा ये परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फिर प्रधानमंत्री जी एक्टिव हुई, कहा हम प्रधानमंत्री हैं। फिर तो क्या हुआ आप सब जानते ही हैं। इस निर्णय के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियों सीमाएं निर्धारित कर दी गई कि आप क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं बदल सकते। यह संविधान के किसी भी या सभी भागों के अपूर्ण संशोधन की अनुमति देता है। मतलब
सब कुछ बदल सकते हो बस लिमिटेशन में। लिमिटेशन क्या है? या तो सर्वोच्च न्यायालय बता चुका है या समय-समय पर बताता रहेगा। दैट्स इट। संविधान की मूल संरचना या उसके बुनियादी तत्व का उल्लंघन करने वाले किसी भी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा, यह बात स्पष्ट हो। और यही दिक्कत हो गई कि भाई जनता के द्वारा चुनकर आए प्रतिनिधि अगर कोई फैसला ले रहे हैं तो वह माना जाए, या फिर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जनता के द्वारा नहीं चुना व्यक्ति उसको गलत कैसे सिद्ध कर सकता है। इस पर भी बात कई बार फंस जाती है। हर व्यक्ति अपनी तरफ से बात कहता है। अगर कोई मतलब सरकार की तरफ है तो वो कहेगा कि भाई जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि हैं, उनको महत्व मिलना चाहिए। और जो विरोध में है वह कहेंगे नहीं, न्यायपालिका सर्वोच्च है, न्यायपालिका की बात माननी चाहिए। तो ये समय-समय पर चीजें बदलती रहती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद केस में कहा, और बाद के 4 दशकों में सभी व्याख्याएं इसको ध्यान में रखकर की भी गई हैं। ऐसा नहीं है कि अब अभी नहीं है, अभी भी एनजेएसी बनाती है कि सरकार, तो सर्वोच्च न्यायालय कहता है असंवैधानिक है। अच्छा, तो आखिरी फैसला न्यायपालिका के हाथ में होता है। क्या इसे भी न्यायिक सक्रियता कहा जा सकता है? सक्रिय होता ही है न्यायपालिका। एनजेएसी में सबसे ज्यादा सक्रिय हो गया था। भाई ये क्या बना दिया, न्यायाधीश अब आप चुनोगे? आप थोड़ी चुनोगे, कॉलेजियम ही चुनेगा। तो हमारे यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी आलोचनाओं से बच नहीं पाया है। आलोचना न्यायपालिका की भी हुई है, आलोचना कार्यपालिका की भी हुई है, आलोचना विधायिका की भी हुई है और हो भी रही है। संरचना का सिद्धांत स्वयं में ही एक जीवंत संविधान का उदाहरण है। संविधान में इस अवधारणा का कोई उल्लेख नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। अधिकतर अगर आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए कि ऐसा संविधान में लिखा है, परिभाषित है, विस्तारित है, तो आप समझ लेना नहीं ही होगा, 90% तो नहीं होता है। तब भी इतना मोटा संविधान बन गया, समझ रहे हो आप? काफी चीजें परिभाषित नहीं है। क्या एक ऐसा विचार है जो न्यायिक व्याख्याओं से जन्मा है। विगत 3 दशकों के दौरान बुनियादी संरचना के सिद्धांत को व्यापक स्वीकृति मिली। तो बुनियादी संरचना कहाँ से आई थी? केशवानंद भारती मामले से। इस तरह से देखा जाए तो न्यायपालिका और उसकी व्याख्याओं के चलते भी संविधान में संशोधन हुए हैं। ठीक है। सभी जीवंत संविधान बहस, तर्क वितर्क, प्रतिस्पर्धा, व्यवहारिक राजनीति की प्रक्रिया से गुजरकर ही विकसित होते हैं। 1973 के बाद न्यायालयों ने कई मामलों में बुनियादी संरचना के तथ्यों को निर्धारित करने का प्रयास किया है। एक अर्थ में बुनियादी संरचना के सिद्धांत से संविधान की कठोरता, लचीलेपन का संतुलन और मजबूत होता है। संविधान के कुछ हिस्से को संशोधन के दायरे से बाहर रखने, कुछ हिस्से को संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत लाने से कठोरता, लचील मतलब संतुलन चलता रहता है, संतुलन चलता रहता है। ठीक है। संविधान की समीक्षा। 90 दशक के अंतिम वर्षों में समूचे संविधान की समीक्षा करने का विचार सामने आया। 2000 में भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे वेंकट चलैया की अध्यक्षता में, श्री वेंकट चलैया जी की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। इसका उद्देश्य था संविधान के कामकाज की समीक्षा करना। विपक्षी दल, अन्य संगठनों ने इस आयोग का बहिष्कार किया। आयोग को लेकर उठा राजनीतिक विवाद अपनी जगह है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आयोग ने बुनियादी संरचना में विश्वास जताया और कहा ठीक है, ऐसे किसी कदम की सिफारिश नहीं की जिससे संविधान की बुनियादी संरचना को चोट पहुंचती है। इससे पता चलता है हमारे संविधान में बुनियादी संरचना के सिद्धांत को कितना महत्व है। ऐसे कई उदाहरण मौजूद है जिनसे स्पष्ट होता है संविधान की समझ को बदलने में न्यायिक व्याख्याओं की अहम भूमिका रही है। नौकरियों, शैक्षिक संस्थाओं, आरक्षण सीमा तय करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि आरक्षित सीटों की संख्या सीटों की कुल संख्या से आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब आरक्षण रखो लेकिन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात जो कही गई, कई राज्यों ने विरोध किया, कई जगह कहा गया नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये बात यही बताई गई कि सीट आरक्षित 50% ही कर सकते हो। 50% सबके लिए और 50% आरक्षित करो, वरना आप 90% आरक्षित ही कर दोगे तो बाकी सब कहाँ जाएंगे। ठीक है। जो इस निर्णय को अब एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार भी कर लिया गया है। कई राज्य ऐसा कहते हैं कि हमें बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, लेकिन अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण नीति के अंतर्गत स्थान देते हुए उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर का विचार सामने रखा। ये न्यायालय ने ही किया, किसी सरकार ने नहीं किया।
और न्यायालय ही SC/ST के लिए भी ऐसा करना चाहता है। भाई वहाँ भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। कई जज या कई नेता या कई विचारक, कई लोग हैं जो मानते हैं वहाँ भी क्रीमी लेयर हो, कुछ नहीं मानते। और यहाँ भी वोट बैंक बहुत प्रभावित करती है चीज़ें को। आजकल तो ये समस्या हो गई ना, जब भी कोई स्कीम आती है, जब भी कोई बढ़िया काम होता है, तो ये जानना मुश्किल हो जाता है कि कल्याणकारी है, समाज के लिए है या वोट बैंक के लिए है, ठीक है? इस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को आरक्षण के लाभ नहीं मिलने चाहिए। न्यायपालिका ने शिक्षा, जीवन स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक समूहों की संस्थाओं की स्थापना, उनके प्रबंधन के अधिकारों के उपबंधों में अनौपचारिक रूप से कई संशोधन किए। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है न्यायालय के आदेशों की भी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अवश्य होती है। न्यायालय के आदेश भी बहुत मायने रखते हैं। यह बात पूरी तरह गलत है। पहले तो आप कहते हैं संशोधन के लिए सहमत जरूरी है, लेकिन हम देखते हैं कि न्यायाधीश संविधान के समूचे अर्थ को ही बदल डालते हैं। को व्याख्या करने का अधिकार है, वह अपने तरीके से व्याख्या करते हैं संविधान। अब संविधान एक जीवंत दस्तावेज, मतलब हमने संविधान को जीवंत माना है। इसका अर्थ है एक जीवित प्राणी की तरह यह दस्तावेज समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है। जीवंत इसलिए है क्योंकि हम बदलते भी रहते हैं समय के अनुसार, संविधान को संशोधन करते रहते हैं। जीवन प्राणी की तरह या अनुभव से सीखता है। वास्तव में यह उस पहले का उत्तर है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में संविधान के टिकाऊपन के बारे में किया था। समाज में इतनी सारी परिवर्तन होने के बाद भी हमारा संविधान गतिशीलता, व्याख्याओं के खुलेपन, बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता की विशेषताओं के कारण प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है। लोकतांत्रिक संविधान का असली मानदंड यही है। लोकतंत्र में व्यवहारिकताएं, विचार समय समय पर विकसित होते रहे हैं, समाज में इसके अनुसार प्रयोग चलते रहते हैं। कोई भी संविधान जो प्रजातंत्र को समर्थ बनाता है, नए प्रयोगों के विकास का रास्ता खोलता हो, वह केवल टिकाऊ ही नहीं होता बल्कि अपने नागरिकों के भी सम्मान का पात्र बना रहता है, जैसे हमारा संविधान आज भी सम्माननीय है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या संविधान खुद का लोकतंत्र का संरक्षण करने में सक्षम है? तो लोकतंत्र में, या हम अपने देश के लोकतंत्र की बात करें, संविधान का संरक्षक न्यायालय को बनाया गया है। पिछले 6 दशकों के दौरान देश की राजनीति संवैधानिक विकास के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियां पैदा हुई। इस अध्याय में हम उनमें से कुछ परिस्थितियों का उल्लेख कर चुके हैं। 1950 से संवैधानिक तथा वैधानिक मुद्दों के बारे में बार-बार सामने आने वाला सबसे गंभीर प्रश्न संसद की सर्वोच्चता का था। हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च है? नहीं। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है। ब्रिटिश में देखें तो संसद सर्वोच्च है, अपने यहाँ संविधान सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है। संसदीय लोकतंत्र में संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए ऐसा माना जाता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका पर इसको वरीयता प्राप्त है। जैसे मैंने बोला था, विधायिका जनता चुनकर भेजती है, संसद जनता चुनकर भेजती है, तो उनको ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ तीनों इक्वली हैं। संविधान में सरकार के अन्य घटकों को भी शक्तियां प्रदान की गई हैं, इसलिए यह अपेक्षा की जाती है संसद की सर्वोच्चता उस ढांचे के अंतर्गत ही हो। ठीक है, जिसको जितना काम दिया गया उतना ही करो, किसी के मामले में हस्तक्षेप ना करो। संविधान सर्वोच्च है, न विधायिका सर्वोच्च, न कार्यपालिका, न न्यायपालिका। प्रजातंत्र का अर्थ केवल वोट जनप्रतिनिधियों तक ही सीमित नहीं है। प्रजातंत्र का अर्थ विकासशील संस्थाओं से है, इनके माध्यम से ही वह कार्य करता है। सभी राजनीतिक संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। हाँ, मैं समझ गई। या कुछ शी-शा झूल की तरह, क्या इसे रस्साकसी कहना ज़्यादा उचित होगा? रस्साकसी तो गलत शब्द होगा हमारे यहाँ, हालाँकि रस्साकसी चलती रहती है, लेकिन हम बात करें तो एक-दूसरे के पूरक हैं, एक-दूसरे के साथ में मिलकर चलते हैं, एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर चलते हैं, और रस्साकसी में तो एक-दूसरे की तरफ खींचा जाता है, शायद मैं अगर सही समझ पा रहा हूँ तो। रस्साकसी आपकी नींद और आपकी पढ़ाई में चलती है। नींद कहती है सो जाओ, पढ़ाई कहती है थोड़ा और पढ़ लो। जो पढ़ाई कर लेता है वो जीत जाता है, जो सो जाता है वो सो जाता है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। न्यायपालिका का योगदान। न्यायपालिका तथा संसद के विवाद के दौरान संसद का मानना था उसके पास गरीब, पिछड़े, असहाय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने यानी कि संशोधन करने की शक्ति है। न्यायपालिका ने इस बात पर जोर दिया कि ये सब कार्यकलाप संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत किए जाने चाहिए, जनहित के उपाय विधिक सीमाओं के बाहर नहीं होने चाहिए। एक बार कानून की सीमाओं से बाहर जाने की छूट मिलने पर सत्ताधारी उसका दुरुपयोग भी
कर सकते हैं, जैसा कि कभी हुआ भी था। प्रजातंत्र में जितना महत्व जन कल्याण को दिया जाता है, उतना ही ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि सत्ता का दुरुपयोग ना हो। सरकार चाहेगी कि हम जन कल्याण कर रहे हैं, इसको कहकर कुछ भी कर लें, और न्यायपालिका कहेगी कि हमें ध्यान रखना है सत्ता का दुरुपयोग नहीं हो। हम चेक करते रहेंगे आप संवैधानिक तरीके से सही कर रहे हो या नहीं। भारतीय संविधान की सफलता इन तनाव को सुलझाने में ही निहित है। न्यायपालिका ने केशवानंद के मामले में संविधान की भाषा पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा को आधार पर निर्णय दिया। उसने कहा कि भाषा क्या है पता नहीं, लेकिन संविधान की आत्मा क्या है ये देखो। संविधान पढ़ने पर आपको संविधान के मूल ढांचे के बारे में कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा, कहीं नहीं लिखा कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। ये किसने बताया? ये सर्वोच्च न्यायालय ने बताया। मूल ढांचा भी है। तो लोग उठे, सोचा कि अरे ये क्या है? पहली बार सुन रहे हैं, मूल ढांचा क्या है? ये कहाँ लिखा है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये लिखा नहीं है, ये आत्मा है उसकी, कि आत्मा नहीं बदलनी चाहिए। समझ रहे हो आप? आप कुछ भी बदलो, लेकिन वो क्रक्स, वो जान जो है ना, उसको मत बदलो। संविधान की वो मेन जो बॉडी है, वही मेन जो चीज है, वो मत बदलो। क्या संविधान की आत्मा है क्या? मूल ढांचा है क्या? मूल ढांचा जो है ना, वह हमने जो बताया वो है, उन्होंने बताई कुछ चीजें, और हम समय-समय पर बताते रहेंगे। ये जो लाइन बोली ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है। हम समय-समय पर बताते रहेंगे। मान लो अभी कोई संविधान संशोधन कर दे सरकार, फिर वह न्यायपालिका देखेगी, फिर न्यायपालिका फिर कहेगी, नहीं, ये भी मूल ढांचे का हिस्सा है। सरकार कहेगी, ये कब बताया? न्यायपालिका कहेगी, बता रहे हैं ना अभी, हमने तो बोला था समय-समय पर बताते रहेंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, समय-समय पर बताते रहेंगे। तभी कोई भी संशोधन अगर होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको देखता है, अगर संवैधानिक तरीके से सही है तो ठीक है, अदरवाइज उसको असंवैधानिक कर दिया जाता है। जितना गलत है उतना काट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, बाकी जो सही है वह सही है। संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है उसका फला भाग मूल संरचना का हिस्सा है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है मौलिक अधिकार मूल ढांचे का हिस्सा है या राष्ट्रपति मूल ढांचे का हिस्सा है, कुछ नहीं लिखा है संविधान में। मूल संरचना न्यायपालिका द्वारा स्वयं विकसित की गई अवधारणा है। क्वेश्चन ऑलरेडी बनते हैं। न्यायपालिका ने इस अवधारणा को कैसे विकसित किया? पिछले 4 दशकों के दौरान संस्थाओं ने किस प्रकार अपनाया, सब देख चुके हैं। यहीं आकर हमें शब्द और भावना के बीच का अंतर पता चलता है। शब्द कुछ और है, भावना कुछ और है। न्यायालय का मानना है किसी दस्तावेज को पढ़ते समय हमें उसके निहित अर्थ पर ध्यान देना चाहिए। हमने जो सीसेट आपको पढ़ा है, वहाँ एक शब्द हमने बताया है, वह है निहितार्थ। इंग्लिश में बोलते हैं इन्फरेंस। कानून की भाषा की अपेक्षा उस कानून या दस्तावेज के पीछे काम करने वाली सामाजिक परिस्थितियां, अपेक्षाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। कहना क्या चाहते हो? इसलिए न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना पर विशेष ध्यान दिया। उसके बिना संविधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। राजनीतिज्ञों की परिपक्वता। उपयुक्त अनुच्छेद में न्यायपालिका के बारे में की गई हमारी चर्चा से एक और तथ्य उजागर होता है। 1967 से 73 के दौरान पैदा हुए कट विरोधाभासों के दौरान संसद कार्यपालिका ने एक संतुलित दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता को महसूस किया। केशवानंद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद न्यायालय द्वारा इस पर पुनर्विचार कराने के प्रयास किए गए। जब ये सारे प्रयास विफल रहे तो फिर आता है 42वां संशोधन। संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई, और इसके बाद आता है मिनर्वा मिल प्रकरण में न्यायालय ने अपने पहले लिए गए निर्णय को पुनः दोहराया। भाई हमने बताया था ना, भूल गए क्या? तो 42वां संविधान संशोधन क्यों आया था, ये ध्यान रखिएगा। केशवानंद भारती मामले में निर्णय दिए गए 96 के 4 दशकों के बाद भी संविधान की व्याख्या में इस निर्णय से संविधान सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई है। मतलब आप सब मान चुके हैं कि न्यायपालिका जो मूल ढांचा बताया है वो स्वीकार करो, वही बेहतर है। अब कोई संविधान खतरे में लाने का अभी तो प्रयास नहीं हो रहा है। फिर कोई इंदिरा गांधी जी से जैसा नेता आएगा, फिर हो सकता है कुछ ऐसा केस आए। राजनीतिक दलों, राजनेताओं, सरकार, संसद ने भी मूल संरचना के संवेदनशील विचार को स्वीकृति प्रदान की। संविधान की समीक्षा की बात चलती रही, लेकिन यह प्रक्रिया संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत द्वारा निर्धारित सीमाओं के परे नहीं जा सकती। बिल्कुल ठीक, अगर अधिकार ना हो तो चुनाव ना हो और चुनाव ना कराए जाएँ तो संविधान का कोई खास मतलब नहीं रह जाता।
अगर जनता खुशहाल ना हो, अधिकार और चुनाव बेईमानी हो जाते हैं, क्या संविधान की मूल भावना का अर्थ यही है? हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए, कई बार राजनीतिक अपरिपक्वता का व्यवहार करते हैं, क्या ऐसे मामलों का ज़िक्र करना ज़रूरी है? कई हैं जो राजनीतिज्ञ बन गए हैं बाय चांस, मतलब ऐसे घर में जन्म ले लिया कि नेता ही बनना पड़ा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतने परिपक्व हैं कि वह जो कर रहे हैं, उसको करने के बाद उन्हें नींद आ जाती होगी। संविधान का निर्माण करते समय भारत के नेताओं, जनता के सामने एक साझे भविष्य की तस्वीर थी। नेहरू ने स्वतंत्रता के अवसर पर दिए गए प्रसिद्ध भाषण में इस सामूहिक शब्द को भाग्य के साथ करार बताया था। संविधान सभा के सदस्य भी इस आदर्श अर्थात व्यक्ति की गरिमा, आजादी, सामाजिक आर्थिक समानता, जनता की खुशहाली, ये सब बातें पढ़ के आए हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे, लक्ष्मी नारायण साहू जी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो संविधान जिन आदर्शों पर आधारित है, उनका भारत की आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मतलब ऐसा कहते थे कि ये भारत की परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। मतलब कुछ लोग कहते थे संविधान कुछ समय के बाद ठप हो जाएगा, आपने जो संविधान बनाया वो सही नहीं है, लेकिन आज भी हम उसी संविधान के तहत काम कर रहे हैं, बड़ी बात है। अभी तक ये तो मिल नहीं पड़ा है। ये आप नोट करिएगा, ठीक है? जहाँ संविधान के बारे में अच्छी बात बताने को आए तो बताइएगा कि लक्ष्मी नारायण साहू जी ने संविधान सभा के वाद-विवाद में कहा था कि संविधान में भी कई सदस्य हैं जो नहीं मानते हैं कि यह बहुत दिन तक चलेगा, जबकि आज हम 75 वर्षों से ज़्यादा समय व्यतीत कर चुके हैं आज़ादी का और हम उसी संविधान के ज़रिए चल रहे हैं, जो संविधान हमारा 1950 में लागू हुआ था। तो ये कोट करिए आप, एग्ज़ाम्पल कहाँ से आएँगे? और जो टॉपर्स हैं ना, वो यही सब निकालते हैं, अपने कॉपी में बनाते हैं और फिर जिसका नोट्स बढ़िया, उसकी रैंक बढ़िया। यही कारण है आधी सदी गुजर जाने के बाद भी लोग संविधान का सम्मान करते हैं, महत्व देते हैं। चेतना को निर्देशित करने वाले बुनियादी मूल्य आज भी उतने ही कारगर हैं। लाइक कमेंट कर देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। ये सब आप पढ़िएगा, निष्कर्ष क्या निकला? जय हिंद, जय भारत।